फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जब 12th क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ा जाएगा इसके बारे में, जिसको चैप्टर का नाम जब 12th में जाओगे तो इसका नाम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब उस पूरे टॉपिक का चैप्टर का नाम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी में इसका पार्ट आएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो बात करें इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीका का होता है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीका का होता है, एक होता है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है करंट। अभी आगे पढ़े, बात करें हम लोग अपना टॉपिक का, बात करें इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इससे पढ़ने से पहले हम लोगों को चार्ज के बारे में जानना होगा कि चार्जेस क्या होते हैं। सबको पता है कि जैसे देखते हो कि जैसे ठंडा का दिन हो गया, कंबल होता है, हाथ ऐसे करते हो तो उसमें से थोड़ा सा लाइट निकलता है, नहीं निकलता है? अरे देखते हो ना कि हाँ, जैसे मतलब कंबल होता है और सो रहते हो और हाथ से भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते रगड़ते हो ना तो उसमें से लाइटनिंग निकलने लगता है। या तुम क्या करोगे कि कंघी लेकर ऐसे से बाल में रगड़ कर उसके बाद सताओगे तो तुम्हारा छोटा छोटा टुकड़ा क्या होने लगता है, कागज का, उसमें अट्रैक्ट कर लेता है। तो कारण क्या, ये सब चार्जेस होते हैं, चार्ज का ट्रांसफर होना, ये सब हम लोग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज, चार्ज होता क्या है। चार्ज भी एक प्रकार का क्या होता है ना, मैटर का ही प्रॉपर्टीज है। चार्ज भी मैटर का ही प्रॉपर्टीज है। मैटर का क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मैटर क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वैसे ही ये भी चार्ज का ही प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब जो चार्ज होता है ये भी एक प्रकार का क्या है, इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टीज होंगे, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। मतलब हाँ, चार्ज खुद प्रॉपर्टीज है मैटर का, मैटर का ही प्रॉपर्टीज चार्ज है। क्या लिखा है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये मैटर का ही प्रॉपर्टीज चार्ज होता है, जो चार्ज है वो मैटर से ही आया है। बात करें, एक ये डेफिनेशन हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, एक्सेस और डिफिशियंसी मतलब क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन का ज्यादा और इलेक्ट्रॉन का कमी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। बात करें चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से या बड़ा क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें स्मॉल क्यू भी कर सकते हैं, बड़ा क्यू भी कर सकते हैं। जहां पर हमको बड़ा क्यू लगे वहां पर बड़ा क्यू करेंगे, जहां पर छोटा क्यू वहां पर छोटा क्यू करेंगे। बात करें इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर पर सेकेंड मत बोलना, पर का मतलब होता है एम्पियर अपॉन में सेकेंड, ठीक है। तो एम्पियर सेकेंड होता है और इसको हम लोग कूलम के नाम से भी जाना जाता है, और कूलम को लिख लेना सी से, बड़ा सी से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। बात करें इसका सीजीएस यूनिट, ये वाला तुम्हारे टॉपिक में नहीं है। जो सीजीएस यूनिट है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में केवल कूलम है कि चार्ज का जो यूनिट होता है क्या होता है, कूलम। जैसे सीजीएस यूनिट जब सीनियर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे कि इसका स्टेट कूलम होता है, ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होते हैं, और एबीसी का मतलब एब्सोल्यूट कूलम्स होते हैं। बात करें 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू और स्टेट कूलम, ये वाला तुम्हारा सिलेबस का नहीं है। कभी मतलब नोट्स कॉपी में लिख लेना, कभी काम करे इसके बारे में जानना। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, ठीक है। बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज भी दो तरीका का। सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो चार्जेस होते हैं, अगर क्या होता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो कम हो जाए किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। बात करें जैसे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखना, अगर दो मासेस हैं, दो मासेस हैं, दोनों में मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी मास में से निकल रहा है तो इस जिसमें से मास में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर जाएंगे उस पर लगते हैं निगेटिव चार्ज। इसमें कंफ्यूजन होता है कि जिसमें से पॉजिटिव प्लस लगा हुआ लगता है कि प्लस है, इसका मतलब इसमें चार्ज क्या है नहीं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ रहता है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया, इलेक्ट्रॉन अपने आप दिया है किसी को। और जिस पर निगेटिव चार्ज लगा है इसका मतलब वो किसी से लिया है। समझ में आ रहा है ना। तो यही होता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जैसे निगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज लगता है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि
वो इलेक्ट्रॉन को अपने आप में क्या किया, लिया हुआ है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको निगेटिव चार्ज। बात करें प्रोटॉन पर जो चार्ज का, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये रट जाना है, याद करना है, इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी असर्शन रीजन में, साथ में ऑब्जेक्टिव में, या जब हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसमें ये सब क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। बात करें इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और क्या बोलते हैं, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, 0, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए इस पर 0 चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इस पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 टू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। प्रोटॉन का कितना आता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो रहा है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। इतना टॉपिक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लेना, कभी कोई पूछ दे कि मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। इसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला यहाँ तक, उसके बाद ये 2 ठो, और उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या 0, मतलब उस पर चार्ज नहीं होते, जैसे इस पर चार्ज है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तो किसी को दिक्कत, चलिए आगे, आवाज बंद करिए। बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, तो चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो अभी बताएं कि जो चार्ज होता है वो मैटर का ही प्रॉपर्टीज होता है। मैटर का ही क्या होता है, प्रॉपर्टीज। उसके अंदर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग का क्या होता है, नेचर होता है। तो बात करें लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आप लोगों को भी पता है कि देखते हो ना कि कभी भी क्या होता है कि कभी भी पॉजिटिव को एक पास लेकर आओ जो तो रिपेल करेगा। जैसे मैग्नेट में लेकर चले जाओ, देखते हो मैग्नेट का नॉर्थ और नॉर्थ के एक पास लेकर आओगे तो वो चिपकेगा नहीं, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। और नॉर्थ साउथ लाओगे तो क्या कर जाएगा, रिपेल कर जाएगा। तो वही चीज होता है कि रिपेल एंड रिपेल कहने का मतलब क्या, लाइक चार्ज कहने का मतलब क्या, प्लस प्लस या माइनस माइनस। यहाँ पर लाइक चार्ज का मतलब होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस। अगर इसको एक पास लेकर आएंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जैसे अनलाइक चार्ज कहने का प्लस और माइनस को लेकर आएंगे तो क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। चार्ज आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब अभी हम बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे इसका मतलब। चार्ज आर क्वांटाइज्ड होता है, अभी बताएंगे क्या होता है क्वांटाइज्ड। बात करें चार्ज इज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ये एक है। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और बॉडी में। जैसे ट्रांसफर कहने का मतलब क्या, कि अगर एक बॉडी है दूसरा बॉडी है, जैसे कहने का मतलब कि एक ये बॉडी है, मान लो ए हो गया, ये बॉडी मान लो बी है। अगर इस बॉडी मान लो मास, इसका मास m है और इसका मास m2 है, और इस मास से अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो इलेक्ट्रॉन को अगर इससे इसमें ट्रांसफर करोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसमें एक चीज और होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसका जो मास हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज याद रखना। अगर कोई दो बॉडी है, दो बॉडी में अगर जिसमें से ट्रांसफर हो रहा है, इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था, जिसमें से ट्रांसफर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अपने में उस पर निगेटिव चार्ज। अगर मान लो ये इसको ट्रांसफर करता तो इस पर पॉजिटिव, और ये ले रहा होता तो ये निगेटिव। हाँ, अब जो अपना चार्ज इसको देगा तो इसमें से मास कम हो जाएगा, जिस पर क्या बोलते हैं निगेटिव चार्ज लगा उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। बात करें इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक प्रकार का कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी वही चीज बताएं कि व्हेन बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, अगर बॉडी पर कौन सा चार्ज लगा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये मास क्या करता है, डिक्रीज करता है। द बॉडी इज गिवन टू नेगेटिव चार्ज, इट मास इंक्रीजेस। तो मेन अगर एग्जाम में या कहीं लिखने को आ जाए उसका प्रॉपर्टीज में, तो ये लिखिएगा चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज आर क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, और चार्ज इज स्केलर
क्वांटिटी, और ये इसी का पार्ट है, इसी का क्या है, ये वाला दो ठो पार्ट है। बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हमको कितना क्या लगता है, अमाउंट लगता है। मतलब ट्रांसफर इज चार्ज वन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखना, कभी भी ट्रांसफर होता है ना चार्ज, तो केवल वन इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं होता है कि आधा इलेक्ट्रॉन, 0.1 इलेक्ट्रॉन, 0.2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ढाई इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन होगा। और नंबर ऑफ बहुत ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो वही चार्ज होता है नंबर Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पर आया है ना Q इक्वल टू एन ई। तो अभी हम क्या बोले हैं कि जो चार्ज ट्रांसफर होता है 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, 5 लाख कर सकते हो, ऐसे ऐसे n कर सकते हो। तो वही जो लिखा हुआ है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, मतलब n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, और n का मतलब जैसे ये तुम्हारा होगा इंटीजर होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर ऐसा बॉडी होता है जिसमें ना क्या बोलते हैं, केवल प्लस और माइनस और जीरो होता है। डेसिमल में नहीं होगा, परसेंटेज में नहीं होगा, और फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो बात करें वे जिसमें यही चीज आया है, जैसे यहाँ पर क्या बोले हैं कि अगर चार्ज कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ कर रहे हैं, जो चार्ज है हम कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, डॉट 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 एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यही जो Q होता है एन ई के क्या होता है, बराबर होता है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ क्या बोला जाता है, चार्ज। इसी को क्वांटा बोला जाता है, क्वांटा, क्वांटम चार्ज भी बोला जाता है, इसी को क्वांटम या क्वांटा बोला जाता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया, जिसमें हम लोग Q का वैल्यू टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, n का मतलब क्या होता है, ये वाला प्लस 0 ले सकता है, प्लस माइनस 1 2 3 4, और जहां E होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये तुमको वैल्यू तुमको रट लेना होगा। बात करें जैसे यही लिखा हुआ है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, तो वही चीज इसी को मतलब में लिखा गया है। तुम ये भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो कि चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी इज इंटरवल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी इज अ इंटरवल मल्टीपल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ये तुम्हारा इसका टॉपिक हो गया। ये चीज तुम 12th क्लास में भी पढ़ोगे, ये जो चीज दिया गया है सेम चीज 12th क्लास में पढ़ोगे। अभी ये जो हम प्रूव करेंगे ये भी 12th क्लास में भी पढ़ोगे। देखो 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। क्या देखो जैसे अभी हम बताए हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसका मतलब क्या कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब अगर हम इसका अगर हम मान लो 1 कूलम में निकाले तो 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन। अरे होगा, अरे देखो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई में है, इस मल्टीप्लाई को जब मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 कूलम हो जाएगा, यानी 1 कूलम बराबर 1 अपॉन में 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना, इसका वैल्यू होता है 6.25 into 10 to the power minus 10 to the power 18 होता है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो कैसे होता है 1 कूलम इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 1.6 into 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अरे लिख सकते हैं ना, माइनस 19 है ऊपर जाएगा तो प्लस 19। अब हम क्या करते हैं, एक काम करो इस पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, ऊपर 10 जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 20 हो जाएगा। तो ऐसे तुमको नहीं करना है, इसमें कुछ दिमाग लगाओ। इसमें क्या करना है ना
ऊपर 10 1.6 इंटू 10 के पावर 19 में और नीचे भी 10 ले डिवाइड कर दो। ऊपर और नीचे 10 से डिवाइड कर दो। पॉइंट से हमको मतलब नहीं है, ऊपर भी 10 से डिवाइड करो, नीचे भी 10 से डिवाइड करो, तो ये कट जाएगा तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा ना। तो अब क्या होगा ये बताओ। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो आएगा। छोड़ो, अभी नहीं हटाते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर 18 हो जाएगा। अरे 10 के पावर 18 हो जाएगा। अब बताओ ये वाला ना, अगर 10 को 1.6 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे ना तो 6.25 आता है। अगर 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट 6.25 आएगा। या पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 16 इंटू 8 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम इक्वल टू। डायरेक्ट ये वाला पूछ देता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा 2 मार्क्स में, ये वाला सोल्व करने के लिए कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम में 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो देखो नहीं करने का मन है डिवाइड, नहीं डिवाइड करने का मन नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 है, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो आएगा, तो 10 बटा में 16 इंटू 10 के पावर 19 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई, अब इसमें 19 है, एगो 10 निकाल लो तो क्या बच जाएगा 10 के पावर 18 और नीचे क्या हो जाएगा 16। अरे हो जाएगा। अरे 19 गो है तो एगो निकालोगे तो 10 गो 18 गो बचेगा ना। तो अब 100 में 16 में डिवाइड करो, देखो 100 में 16 में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए, बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग कल पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उससे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बात की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। कहने का मतलब कोई कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस जैसे मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, मान लो इसका पॉइंट ए यहाँ है और इसका पॉइंट यहाँ पर बी है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। तो अगर मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ ए अगर ज्यादा होगा पोटेंशियल ऑफ बी से, अगर भी का मतलब होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट किया जाता है, क्या किसी से डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट किया जाता है, जिसको हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। वोल्टेज जिसको बोलते हैं ना, स्टेबलाइजर को वोल्टेज बढ़ा दो वोल्टेज कम कर दो, तो वही वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी। क्या होता है अभी आगे हम समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ए का अगर अधिक है और बी का कम है, मतलब कहने का मतलब इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो जो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होगा बी पर, ए पर कम होगा और बी पर क्या होगा अधिक होगा, तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए। अब ध्यान समझिएगा, अगर मान लो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अधिक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस अधिक है, तो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होता है वहां से ही तुम्हारा करंट क्या करेगा फ्लो करेगा। अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन। और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और जिसका कम होता है वहां पर क्या लग जाएगा, निगेटिव चार्ज। अगर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसका ए का ज्यादा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। और जहां पर
पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जैसे मान लो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इसका कम है और इसका क्या है अधिक है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में यही अंतर है कि जैसे देखते हो ना कि कोई कुत्ता होता है कि उसका एक रेंज होता है कि उसके इलाका में अगर कोई दूसरा आ जाए तो भौंकना चालू कर देता है, नहीं देखते हो कि एक एरिया में बहुत सारा कुत्ता रहता है 10-15, यानी एक ऐसा कुत्ता रहता है कि उसी का एरिया है, और जैसे वो दूसरा एरिया में एंट्री करता है वो क्या करता है उसको मतलब दूसरा कुत्ता आने का कोशिश करता है, भौंकना चालू कर देता है सब। तो वैसे ही चार्ज का होता है ना, उसका एक फील्ड होता है। जैसे मान लो कि ये चार्ज है, मान लो ये कोई चार्ज है, मान लो ये कोई चार्ज है, इस चार्ज का कोई क्या है फील्ड है, इस चार्ज का क्या होता है अपना फील्ड होता है, इसका 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 मतलब ये इतना फील्ड है। इसके अंडर में, इसके रीजन में, इसके रीजन में, इस रीजन के अंदर कोई भी लाइक चार्ज आए या अनलाइक चार्ज आए, अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये तुम्हारा पॉइंट जो है वो मान लो एक कोई चार्ज है, इसका कोई फील्ड है, इसी फील्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्यू को क्या बोला जाता है, मतलब इसका जो फील्ड बन रहा है इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। अगर मान लो कोई इनफाइनाइट से, अगर मान लो कोई इनफाइनाइट पर एक क्यू नॉट चार्ज है, इनफाइनाइट पर एक क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट चार्ज को अगर यहां तक इस फील्ड तक पहुंचाने में जो वर्क डन लगेगा उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या कि जैसे ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हुआ, नॉर्मल कोई भी चार्ज हुआ, अब यहां में इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाला पॉइंट अगर इधर भी रहेगा तो वो ना रिपेल करेगा ना वो अट्रैक्ट करेगा। अगर उसके रीजन में अगर जहां पर हो जाएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर उधर से निगेटिव आ रहा है तो वो अट्रैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव ही आ रहा है तो वो क्या करेगा उसको रिपेल कर देगा। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मान लो कि एक इस इनफाइनाइट पर बहुत दूरी पर एक इनफाइनाइट पॉइंट पर एक क्यू नॉट चार्ज है, जैसे ये क्यू चार्ज है उसे क्यू नॉट चार्ज है, इसको क्यू नॉट बोला जाता है, क्यू नॉट चार्ज है। अब इस क्यू नॉट चार्ज को यहां तक पहुंचने में, यहां तक इस पॉइंट पर मतलब इस पॉइंट मान लो इसको पी मान लो, इस पॉइंट को क्या मान लो पी, इस क्यू नॉट चार्ज को यहां तक आने में मतलब जितना इसको क्या बोलते हैं वर्क डन लगता है। अब ऐसे ही तो ये नहीं आ जाएगा, इसको यहां से यहां आने में उसको कुछ वर्क डन लगेगा, तो जो वर्क डन लगता है उसी को बोला जाता है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in bringing unit positive charge from infinite to that point। कहने का मतलब कि इनफाइनाइट से किसी भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में या कहीं भी इसके फील्ड के एक पॉइंट पर यहां से और यहां तक में जो वर्क डन लगता है उसी को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। जैसे कहने का मतलब इसमें क्या होता है ना, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन अपॉन में क्या होता है क्यू नॉट होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन अपॉन में क्या होता है क्यू नॉट होता है। जहां इसको हम लोग बुक के अनुसार लिखेंगे तो V इक्वल टू तुमको मिलेगा W अपॉन में Q। बुक में तुमको मिलेगा V इक्वल टू W अपॉन में Q। V को तुमको पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब वर्क डन और Q का मतलब चार्ज। अगर मान लो हम लोग यहाँ से वर्क डन का अगर फॉर्मूला निकाले तो QV होता है। क्या होता है QV। मतलब अगर यहाँ से वर्क डन का वैल्यू निकाले हम लोग, अगर वर्क डन यहाँ से कितना वर्क डन होगा तो W इक्वल टू क्या होगा QV। और एक चीज और, अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लिख लेना यहाँ पर इट इज अ
स्केलर क्वांटिटी, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर कूलम, या हम लोग इसको वोल्ट के नाम से जानते हैं। एसआई यूनिट जो होता है जूल पर कूलम, या इसको वोल्ट के नाम से जाना जाता है, और वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम जो फिगर ऐसे गोला में बनाए हैं तो तुम लोग ऐसे ऐसे भी नॉर्मल बना सकते हो, जैसे ऐसे करके एक पॉइंट यहाँ पर क्यू है, इस पॉइंट क्यू तक यहाँ पर इन्फिनाइट है, इस पॉइंट क्यू नोट है, यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर क्या पहुंचेगा क्यू, ऐसे भी बन सकता है क्या। अब सुनिए, अब देखिए बात करें 1 वोल्ट, जैसे यहाँ पर जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है, वोल्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो लड़का, जूल पर कूलम कैसे आया है। अब वर्क डन का तुमको यूनिट पता है क्या होता है, जूल होता है जूल। वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है। और कूलम का क्या होता है, अरे चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो वही ना है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम यही से ना आया है, वर्क डन का जूल होता है और चार्ज का क्या होता है, सी होता है, कूलम, यानी जूल पर कूलम। अब बात करें 1 वोल्ट, जैसे 1 वोल्ट बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसको बोला जाता है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इनफिनाइट टू दैट पॉइंट। देखो क्या बोला है कि हम 1 वोल्ट कब बोला जाता है कि when 1 joule work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinite to that point, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक इन्फिनाइट पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस फील्ड में पहुंचाने तक जितना 1 कूलम क्या बोलते हैं, 1 जूल उसको वर्क डन लग रहा है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग 1 वोल्ट। जैसे लिखा हुआ है 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ये तुम्हारा देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस होता है, वो अंतर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है और ये भी अलग है। जैसे इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट से उस फील्ड के पॉइंट तक के कितने तुम्हारे वर्क डन लग रहे हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पर कितने वर्क लग रहे हैं उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक मान लो पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए से बी तक का मान लो कितना चार्ज लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, कितने चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में कितना वर्क डन लग रहा है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है वर्क डन ऑफ ए बी और अपॉन में क्यू। मान लो यहाँ पर क्यू नोट डालते हैं, यहाँ पर क्यू नोट, ये तुम्हारा इसका क्या होता है मेन फॉर्मूला। अगर हम लोग डेल वी का बात करें तो डेल वी क्या होगा कि जो वी माइनस वी ए, डेल वी माइनस वी ए होगा। और बात करें इसके फॉर्मूला का तो फॉर्मूला भी हो जाएगा, जो वर्क डन होगा यहाँ से क्या हो जाएगा डेल वी इंटू क्यू, यही चीज सेम फॉर्मूला हो जाएगा। वही चीज है, डेल नहीं रहेगा तो वी इंटू क्यू, जैसे यहाँ लिखा है ना क्यू इंटू वी, तो वही चीज है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे यहाँ पर तुम लोग 9th क्लास जब पढ़े होगे तो डेल्टा का मतलब पता होता है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज होता है। तो डेल वी का मतलब होता है कि इस पॉइंट फाइनल से इनिशियल तक का डिफरेंस, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ए, तो डेल वी निकलेगा इसके जगह पर, और वही चीज सेम चीज है, यानी वर्क डन ए से लेकर बी तक का बीच का जो डिफरेंस होता है उसका, और अपन में क्यू नॉट डाल दो आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट मतलब लिखना है लिखो, उसके बाद हम लोग कौन सा चीज है पोटेंशियल डिफरेंस है ना होता है। हम ये बोले हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इनफिनाइट से इस फील्ड तक के पॉइंट में जितने वर्क डन लग रहे हैं उसको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हम ये बोले हैं इस 1 वोल्ट को अगर डिफाइन किया गया है तो ये बोला गया है कि यहां से 1 कूलम ऑफ चार्ज, इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को इनफिनाइट से इस पॉइंट पर तक लाने में हमको 1 जूल वर्क डन लगा।
इस यहाँ पर ये नहीं मेंशन है कि कितना, हम ये बोल रहे हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हमको कितना वर्क डन लगा, 1 जूल लगा, उसी को हम लोग बोल सकते हैं 1 वोल्ट। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पर है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ इन्फिनाइट से, लेकिन यहाँ पर इन्फिनाइट नहीं होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का वर्क डन, उसको क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब बात करें इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम लोगों ने अब जो हम लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहीं से, इलेक्ट्रिक करंट, वो सब इसको पढ़ने के लिए उतना से पढ़ा गया था। सबसे पहला चीज इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इट इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग फॉर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड में वो कितना क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर पा रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज फ्लो अपॉन में टाइम, मतलब वो कितना एक सेकंड में वो कितना चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर पा रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से, चार्ज को किससे करते हैं, क्यू से, और टाइम को किससे करते हैं, टी से। तो आई बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्यू अपॉन में टी। आई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, क्यू अपॉन में टी। जैसे क्यू का मतलब देखो, क्यू का जो यूनिट होता है क्या होता है, कूलम्ब। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, यानी कूलम्ब पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। और कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, एम्पियर। एम्पियर को हम लोग केवल ए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। बात करें इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो इलेक्ट्रिक करंट में तुम्हारा डायरेक्शन भी होता है और उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग किसके कौन सा क्वांटिटी में माना जाता है, स्केलर क्वांटिटी। इसके जैसे स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसके अंदर दोनों डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी इसको किस डायरेक्शन किस में लिया गया है, टेंसर क्वांटिटी में लिया गया, मतलब स्केलर क्वांटिटी में माना जाता है इसको। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जब 11th क्लास में जाओगे तो एक वेक्टर नाम का चैप्टर मिलेगा पढ़ने को, वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे, या 12th क्लास में जाओगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, तो उसमें बताया जाएगा करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ द एडिशन। एक वेक्टर का अलग से चैप्टर ही है, उसमें क्या करता है, जो ये क्या बोलते हैं, जो करंट होता है ना, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं कर पाता, इसीलिए उसको वेक्टर ना मानकर किसको माना जाता है, स्केलर क्वांटिटी। 10th लेवल में इसको स्केलर मानोगे, और जैसे ही 11th या 12th में जाओगे तो इसको कौन सा क्वांटिटी मानोगे, टेंसर क्वांटिटी। ये भी जैसे क्वांटिटी का ही टाइप, जैसे वेक्टर होता है, स्केलर होता है, वैसे ही टेंसर होता है। तो ये इस एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता, जिसके कारण हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। या अगर एग्जाम में तुमको वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी दे, तो अगर तुमको टेंसर क्वांटिटी अगर अवेलेबल है तो तुमको स्केलर न मारकर कौन सा टिक करना होगा, टेंसर क्वांटिटी। लेकिन टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया है तब उस केस में हम लोग स्केलर क्वांटिटी को टिक करेंगे। यहाँ पर 1 MA का मतलब होता है मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर, इसको म्यू बोला जाता है, पता है ना, म्यू उसको बोला जाता है। तो 1 म्यू इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ये इसको माइक्रो एम्पियर बोला जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। बात करें डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सबको पता है कि जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये तुम्हारा कोई क्या है, कंडक्टर, ये भी मान लो तुम्हारा कंडक्टर है। अगर इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अब छोड़ो ना, उतना क्या करना है। अगर मान लो इसमें क्या है कि करंट तुम्हारा देखो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से कहा जाता है निगेटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर मान लो करंट तुम्हारा इधर अगर जा रहा है, अगर मान लो करंट तुम्हारा इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किधर, इस साइड फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट होगा उसके जो जिस डायरेक्शन में करंट होगा, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है,
इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें अगर मान लो कि अगर मान लो करंट तुम्हारा इस साइड से, अगर मान लो करंट तुम्हारा किस साइड से है, अगर करंट इस साइड से है करंट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, इस साइड फ्लो करेगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इतना हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोला है, कैलकुलेट द करंट। सबसे ही पहले ही बोल दिया है कि कैलकुलेट द करंट, यानी इसका मतलब आई तुमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट इफ 500 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी तुम्हारा क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है 500 कूलम्ब। एक चीज याद रखना, अगर इसमें यूनिट लिखना भूलोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, एक नंबर का भी उम्मीद मत करना अगर यूनिट छोड़ोगे तो। और डायरेक्ट अगर 500 लिखोगे मार्क्स कट जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक नंबर मिलने वाला वो नहीं मिलेगा। तो इफ 500 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट इन 10 मिनट, यानी टाइम भी कितना दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। तो 10 मिनट दिया हुआ है तो इसको अगर चेंज करेंगे सेकंड में तो कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 60, यानी कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। अरे 600 सेकेंड होगा, यानी तुमको निकालना है करंट क्या, I इक्वल टू क्यू ओपन क्या होता है T, यानी क्यू का वैल्यू कितना है 500 और T का वैल्यू 600, और दोनों कट जाएगा यानी 5/6 कूलम्ब एम्पियर। अब यही नहीं कि कूलम्ब लिख देना है, यही कूलम्ब है और है क्या है सेकेंड है, तो कूलम्ब पर सेकेंड क्या होता है एम्पियर। समझ में आया, इसको पॉइंट में लिख देना, जो आएगा वही क्या होगा आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 2, बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। इसमें डायरेक्ट तुमसे क्या पूछा जा रहा है, चार्ज पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। वुड फ्लो इन 2 आवर, यानी टाइम दिया हुआ है कितना 2 आवर, यानी 2 क्या, हाँ अगर 2 आवर दिया हुआ है तो 2 आवर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि अगर इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा 3600 से, तो कितना हो जाएगा 7200 सेकेंड, 7200 सेकेंड हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, थ्रू द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, यानी आई तुम्हारा कितना दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। कहने का मतलब तुमको क्या फाइंड करना है क्यू, तो क्यू बराबर क्या होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी, यानी आई का वैल्यू कितना 0.25 एम्पियर मल्टीप्लाई 7200 सेकेंड, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 1800 कूलम्ब आया है। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ इतना, यानी आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 0.2 एम्पियर व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ये भूलवाने के लिए तुमको दे दिया है, कंफ्यूज करने के लिए 220 वोल्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी तुमको अमाउंट ऑफ क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी तुमको क्या फाइंड करना है क्यू फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। और बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज टाइमिंग 1 आवर, यानी टी कितना दिया हुआ है 1 आवर, तो 1 आवर कहने का मतलब कितना होगा, कितना होगा 3600 सेकेंड। अरे होगा कि नहीं होगा, यानी तुमको क्यू निकलना है, तो क्यू बराबर क्या होता है आई टी, अरे क्यू बराबर आई टी होता है 0.2 एम्पियर मल्टीप्लाई टी का वैल्यू 3600 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 कूलम्ब। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो बोला है इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, यानी करंट कितना दिया हुआ है 0.25 एम्पियर दिया हुआ है। बोला है कि फॉर 20 मिनट, यानी टाइम भी कितना दिया हुआ है 20 मिनट दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे तो 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा 6 दूना का 12, 120 सेकेंड। अरे होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना, आप समझिए। फिर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू पूछा है, क्यू बराबर क्या व्हाट, यानी क्या हो जाएगा क्यू बराबर आई टी, आई का वैल्यू 0.25 एम्पियर और मल्टीप्लाई 120 सेकेंड करोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर करो कूलम्ब लिखो आंसर, थोड़े ना होगा 20 और 60 में करेंगे तो 1200 होगा, 6 दूना का 1200 सेकेंड ना, तो यहाँ पर 1200 सेकेंड हो जाएगा 1200। अब जो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विच लाइट फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द चार्ज डेट फ्लो थ्रू द सर्किट।
तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉ अ करंट, यानी करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है तुम्हारा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। टाइमिंग भी दिया हुआ है, टाइमिंग कितना दिया हुआ है 2 आवर। तो 2 आवर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। 2 आवर को चेंज करेंगे तो हम कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600 से, यानी कितना हो जाएगा 7200 सेकेंड। उसके बाद तुमको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द चार्ज। Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT। तो I 0.5 मल्टीप्लाई टाइम 7200 कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अरे 3600 होगा, चलिए 3600 कूलम। बात करें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ इतना कूलम if the current draw of 25 milliampere. Find the time in which electric source will be discharged completely. कहने का मतलब पहले चीज इसमें दिया हुआ है चार्ज, यहाँ पर यूनिट से पता चल रहा है कि ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है चार्ज, यानी Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है 500 कूलम। Q इक्वल टू 500 कूलम। If the current drawn from the device 25 milliampere, यानी करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 एम्पियर। बात करें इलेक्ट्रिक सोर्स डिस्चार्ज, फाइंड द टाइम, यानी तुमसे क्या पूछा है टी पूछा है, क्या पूछा है टी पूछा है। तो इसका मतलब क्या होता है Q बराबर क्या होता है IT। Q का वैल्यू कितना है 500 इक्वल टू I का वैल्यू कितना है 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 और इनटू टी। तो हम लोग टी ऐसे फाइंड कर सकते हैं, टी कर सकते हैं, यानी 500 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। अब बताइए तो ये 25 से 500 कितने बार में जाएगा 20 बार में जाएगा, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 है, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कितना 20 पर कितना जीरो हो जाएगा 30 सेकेंड। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। बोला गया इन अ पार्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, द बीम ऑफ करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 80 माइक्रो एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन बाय टीवी, यहीं से तुमको समझना पड़ेगा। बोल दिया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक दो इलेक्ट्रॉन का बात नहीं किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है। यानी यहाँ पर तुमसे n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है। यानी सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर करंट दिया हुआ है तो करंट कितना दिया हुआ है 80 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, माइक्रो एम्पियर, यानी 80 को किस में चेंज करेंगे 10 टू द पावर -6 एम्पियर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो माइक्रो एम्पियर का यही ना होता है, मिली एम्पियर का 10 टू द पावर -3, माइक्रो एम्पियर का 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब क्या बोला है कि अ बीम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड कहने का मतलब टाइम कितना दे दिया फर्स्ट केस में 1 सेकेंड, क्या दे दिया 1 सेकेंड। बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब क्या हाउ मेनी कैसे इलेक्ट्रॉन पता नहीं चलेगा, यानी तुमको पता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है IT होता है ना, I तुमको पता है T पता है, हम तो IT को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q निकल जाएगा, चार्ज नहीं निकलेगा। हमको चार्ज थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Q बराबर क्या होता है Ne होता है, Q बराबर Ne, अरे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर Ne इक्वल टू क्या IT लिख सकते हैं। N का हमको फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम, होता है कि नहीं होता है। उसके बाद इक्वल टू I का वैल्यू कितना है 80 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, और मल्टीप्लाई T का वैल्यू 1।
यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत? पॉइंट घटेगा तो ऊपर एगो जीरो जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? 16 से कितने बार में 5 बार में 16 85, यानी अब देखो यानी 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 नहीं -5 और -19 होगा ना, क्योंकि देखो एक्सपोनेंट है, ये वाला बेस सेम है तो बेस सेम को हम क्या कर दिए जोड़ दिए, तो -5 और +10 अरे +1 -5 हो जाएगा, अरे होगा -6 + 1 -5 होगा, और नीचे -19 है। फॉर्मूला इसे पढ़े होगे ना कि अगर x के पावर m है और x के पावर n है तो पावर क्या हो जाता है m - n घट जाता है एक्सपोनेंट में। x के पावर m है, x के पावर n है तो पावर अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो वैसे ही इसका और इसका बेस सेम है, ऊपर x 10 के पावर -5 है और नीचे कितना है 10 के पावर -19, जब करेंगे तो -5 और माइनस और ये -19 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 नहीं आ रहा है, आ रहा है ना? अब बोला शब्द, अब सुनो, अब बात करें इसका केस 2 में। इफ केस 2 में ये बोला जा रहा है कि फाइंड द टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट्स, मतलब टोटल चार्ज फाइंड करना है, यानी क्या तुमको क्यू फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, और उसके बाद क्या टाइमिंग कितना दिया हुआ है 2 मिनट, और 2 मिनट का कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, अगर पूछा है कि फाइंड द टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट, सबसे पहला क्या चीज तुमको बोला है कि पार्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, द बीम ऑफ करंट इज 80 माइक्रोएम्पियर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन बाय द टीवी एवरी सेकेंड। तो इतना इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या करेगा हर 1 सेकेंड में स्ट्राइक करेगा, तुम्हारा यहाँ निकल गया। अब बोला है कि फाइंड द टोटल चार्ज, तुमको क्यों फाइंड करना स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन द 2 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ है आई। तो सबसे पहले तुमको टी दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है पहले से 80 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्यू फाइंड करना पड़ेगा ना, तो क्यू बराबर क्या होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी, आई का वैल्यू कितना है 80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 एम्पियर, और टाइम का वैल्यू कितना है 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा 12वां 8 96, यानी 6 पर 2 जीरो, ठीक है सही है ना, 96 और 2 जीरो, 2 जीरो सही है, और उसके बाद अपॉन में ये चल जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, प्लस में नीचे आएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो कितना होगा, पहले ये देखो तीन यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.0096 सही है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो कूलम, इतना हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग अ चार्ज इतना फ्रॉम पासेस अ पॉइंट ए टुवर्ड अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड, कैलकुलेट द करेंट इन एम्पियर। कहने का मतलब क्या कि 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग चार्ज, मतलब 10 टू द पावर 20 कहने का मतलब कितना है, यानी जो n है वो कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 20 दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिया हुआ है, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यही ना दिया हुआ है। बोला है कि इतने सेकंड में 0.1 सेकंड में जो टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकंड में
वो क्या कर जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जा रहा है। तो कैलकुलेट द करेंट, तो करेंट बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। करेंट बराबर क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता है। और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ई अपॉन में टी। नहीं समझ में आया, ये नहीं है समझ में है। बोला है कि 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन each having charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, मतलब कितना, 10 के पावर 20, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब उतना इलेक्ट्रॉन है। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इतना। देखो टाइमिंग कितना में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो, मतलब एक पॉइंट से और इस पॉइंट तक, मतलब 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आने में 0.1 सेकंड लग जा रहा है। यहां से यहां तक जाने में कितना सेकंड लग रहा है, 0.1 सेकंड टाइमिंग दिया हुआ है। तो आई बराबर तुमको पता है कि क्यू अपन में टी होता है, करंट बराबर चार्ज फ्लो अपन में टाइम होता है। तो क्यू का फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एन ही बताए थे, और टी अपन टी, तो यहाँ एन का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर 20, ई का वैल्यू कितना है 1.6 into 10 टू द पावर माइनस 19, और टाइम कितना है 0.1। इस पॉइंट से इस पॉइंट कैंसिल, अरे ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1। अरे बेस सेम है, पावर जुड़ेगा तो 20 या प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 19 गया 1, यानी कितना हो जाएगा 160 एम्पियर। कितना हो जाएगा। नंबर 9 का बात करें तो क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन पूछा जा रहा है, यानी डब्ल्यू पूछा जा रहा है। बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। मतलब 3 वोल्ट का एक बैटरी है, उस 3 वोल्ट बैटरी से 20 कूलम चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमको फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा। क्या बोला है कि find the work done by a cell when 20 coulomb of charge is moved through the potential difference of 3 volt। 3 वोल्ट के बैटरी से कितना कूलम्ब चार्ज मूव कर रहा है 20 कूलम्ब, तो उसका वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले यूनिट से हम लोग पहचानेंगे ये क्या लिखा हुआ है, यानी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 20 कूलम्ब है, 3 ही वोल्ट लिखा हुआ है 3 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट। यहां हम लोग यूनिट से पहचान करेंगे कि अब पूछा क्या है अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी W बराबर क्या होता है बताए थे, W बराबर क्यू भी, अरे W बराबर डेल क्यू भी नहीं बताए थे, अरे बताए थे कि नहीं बताए थे, बुक के अनुसार क्यू भी, यानी क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू कितना है 20 कूलम, अब V का वैल्यू कितना है 3 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा 60 जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे जूल। अब आगे देखो, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट 118 वोल्ट टू पॉइंट 8 टू 128 वोल्ट। कहने का मतलब क्या बोला गया है कि एक मान लो कि पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट भी यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो 118 वोल्ट है, यहाँ पर कितना है 100, मान लो यहाँ 118 वोल्ट है और यहाँ पर कितना है 128 वोल्ट, ठीक है लगा आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट इतना से इतना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 2 कूलम, इसका क्या फाइंड करना है वर्क डन फाइंड करना है। हाउ मेनी वर्क डन इन मूविंग चार्ज 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट इतना टू इतना, यही है ना। तो सबसे पहले तुमको वर्क डन निकालना होता है, वर्क डन बराबर क्यू भी होता है ना, तो क्यू कितना दिया हुआ है 2 कूलम, अब वोल्ट कितना दिया हुआ है 128 माइनस 118, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी कितना बिल्कुल, अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलम, ईच कूलम मतलब क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, क्यू बराबर 1 कूलम दिया हुआ है, चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी भी बराबर कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, यानी बोला है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट का बैटरी में।
हाँ, टू को इधर में किस में, टू को किसको टू को इक्वल्स किया है, तो कलो लगा ये चार्ज टू कूलम नहीं दिया है, वही ना लिखा है क्यू के जगह पर। अब देखो Q बराबर 1 कूलम, वोल्ट कितना दिया हुआ इतना, तो तुमको क्या पूछा, वर्क डन, वैसे एनर्जी पूछा है ना, तो जो वर्क डन होगा वही तुम्हारा एनर्जी होगा, जो वर्क डन होगा वही तुम्हारा क्या होगा, W बराबर E, 9th क्लास में पढ़े होगे पावर में, यानी क्या होता है Q भी, यानी कितना हो जाएगा 1 कूलम मल्टीप्लाई 6 वोल्ट, कितना हो जाएगा 6 जूल, जितना वर्क डन होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी होगा, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। ठीक तो है, क्या दिक्कत है। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर इन कंडक्टर, ये सही है, हाँ अब ये सही है, जैसे पहला असर्शन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर, यानी ये भी सही है। दूसरा क्या बोला गया है, अ ड्राई सेल, ड्राई सेल क्या होता है, जो बैटरी होता है, अ ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ये भी चीज सही है, मतलब कहने का मतलब जो ड्राई सेल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है दोनों एंड तक का, लेकिन ये भी सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें क्या बात किया जा रहा है, ड्राई सेल कुछ और चीज बात किया जा रहा है, यानी दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए, हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना, बोथ आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए। बात करें हम लोग, सबसे पहला चीज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किस चीज में यूज किया जाता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। अगर एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आ जाते हैं कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है, या असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला, ये सब अंदर अंदरूनी क्वेश्चन आते हैं, सब यहाँ से डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है, एम मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, अंदर से क्वेश्चन पूछ देंगे, जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें पूछ देगा, इट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके अंदर जो इसके क्या होते हैं, इट हैज पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स ऑन इट्स टर्मिनल, वोल्ट मीटर के जो टर्मिनल होते हैं उसके पर पॉजिटिव मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स दोनों क्या दिए हुए रहते हैं। बात करें वोल्ट मीटर को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल सर्किट में यूज किया जाता है। पैरेलल क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा पैरेलल क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा किसमें कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में, पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। बात करें एम मीटर, एम मीटर सबको पता है, इसको करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। बात करें इसमें भी होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, और इसको हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, मतलब उसको प्लेस के लगाया जाता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में एम मीटर को, और वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बात करें गैल्वेनोमीटर होता है, वो क्या करता है, डिटेक्टिंग फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये काम क्या करता है कि अगर कोई वायर है या कोई इलेक्ट्रिक है उसमें डिटेक्ट करने का काम करता है कि उसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब डायरेक्ट तो हम लोग ऐसे छू नहीं सकते हैं, ठीक है टेस्टर है, लेकिन डायरेक्ट तो छू नहीं सकते हैं, इसीलिए वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, उसके नीचे उसके जो करंट का सर्किट होता है उसके नीचे अगर रख देंगे तो उसका जो कटा होता है वो अपने आप क्या करने लगेगा, डिटेक्ट करना चालू कर देगा कि करंट किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। बात करें इसमें नो पॉजिटिव नो नेगेटिव टर्मिनल, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते, ऐसा नहीं होता है कि दो टर्मिनल होते हैं दोनों को वायर जोड़ा जाता है तब बताएगा कि ये करंट पास कर रहा है, नहीं, केवल सर्किट है उसके नीचे रख दोगे अपने आप बताने लगेगा कि वो करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उसमें कोई डिटेक्ट ही नहीं होगा। बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट, a continuous conducting path consisting of wire, other resistance and switch between the two terminal, cell battery along with the electric current flow। कहने का मतलब क्या कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहला चीज मान लो कि एक बल्ब है, मान लो एक बल्ब है, ठीक है,
एक बल्ब है, फिर इसमें अंदर क्या लगा हुआ है, मान लो एक बड़ा सा बैटरी लग गया, प्लस और माइनस, इसमें एक स्विच लगा दो, स्विच लगा दो। एक और चीज कुछ लगाना है तो देखो इसमें एक ये वाला वायर हो गया, ये तुम्हारा बल्ब हो गया, ये स्विच हो गया, ये बैटरी हो गया। इसमें और चीज कुछ लगाना होगा तो लगा सकते हैं इसमें। और सब चीज सही है। वोल्ट मीटर, अगर वोल्ट मीटर लगाना है तो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दो, यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो। तो ये सब जितना चीज दिया है सबका मेजर मतलब एक ही पाथ में आए उसी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे तुम्हारा इस सब सारा कंपोनेंट्स क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कंपोनेंट्स का बात करें, रेजिस्टेंस भी होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, जैसे वायर को ही बोला जाता है रेजिस्टेंस। जैसे देखो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जैसे अगर ऐसे दिखाई दे इसका मतलब क्या है, ये बैटरी लगा हुआ है, बैटरी में सब बड़ा वाला साइन होता है पॉजिटिव और छोटा वाला क्या होता है निगेटिव। बात करें एक से ज्यादा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये सेल होता है, और एक सेल से ज्यादा अगर 2 4 5 लग जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। बात करें तीसरा नंबर, इस तरीका का और इस तरीका का साइन दिखाई दे, समझ जाना कि ये ओपन स्विच है। अगर ओपन स्विच है इसका मतलब क्या, कि सर्किट क्लोज है या ओपन है, सर्किट ओपन है या क्लोज है, ओपन है। कहने का मतलब, ओपन कहने का मतलब कि बल्ब जो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। अगर ओपन स्विच है तो बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहां से तुम्हारा तार क्या हो जाता है, कट जाता है, तो यहाँ लाइट ही नहीं पास करेगा, करंट पास ही नहीं करेगा, तो लाइट बल्ब कैसे ग्लो कैसे करेगा। बात करें अगर इस तरीका का रहा है या इस तरीका का रहा है, समझ जाना ये क्या है, क्लोज स्विच है। अगर इसमें बताओ बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर हटा दे तो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें ये रेजिस्टेंस का साइन है कि रेजिस्टेंस अगर बनाना होगा तो इस तरीका का रेजिस्टेंस साइन करेंगे, और इस तरीका का साइन रहेगा तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है, जैसे रियोस्टेट बोला जाता है। जैसे देखते हो ना, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या, कि तुम्हारे घर में अगर पंखा को ऐसे गोला लगा रहा होता है कम बेसी करने वाला, कि कभी पंखा तेज करने वाला कभी कम करने वाला, तो वही चीज होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और घटाने का काम करता है ये। बात करें ए लगा रहेगा तो एमीटर, भी रहेगा तो वोल्ट मीटर, और जी रहेगा तो गैल्वेनोमीटर, और इस तरीका का साइन रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बल्ब बोलेंगे। यहीं तक का हम लोगों का जो टॉपिक है समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। इसी